नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी क्लास हम शुंग वंश को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। लेकिन आपको हम कुछ चीज़ें बता दें, जैसे शुंग वंश आपके मौर्योत्तर काल से जुड़ा हुआ वंश है। बच्चों, ये जो मौर्योत्तर काल का फेज है, मौर्योत्तर काल का जो ड्यूरेशन है, यहाँ पर कला और संस्कृति यानी सामाजिक क्षेत्र और आपका जो सांस्कृतिक क्षेत्र है और कला, इन तीन सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम शुंग वंश का जो ऐतिहासिक यानी जो राजनीतिक तथ्य है यानी राजनीतिक घटनाक्रम है, उस पर हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे। लेकिन अगली हम कुछ क्लासें आपको कम से कम 2 क्लासें आपको हम मौर्योत्तर काल के समाज और संस्कृति पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको प्री में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए हम आपको 2 क्लासें मौर्योत्तर कालीन समाज और संस्कृति, क्योंकि अभी हमने कुषाण वंश की भी समाज और संस्कृति आपको नहीं बताया है, जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आता है। आप सातवाहन वंश देखेंगे, वहाँ से भी सामान्यतः सामाजिक और सांस्कृतिक क्वेश्चन ही उठाए जाते हैं। और उसी तरह आपको शुंग वंश में भी यहाँ पर समाज और संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सातवाहन वंश में कभी कभी कुछ तरह से अभिलेख या कभी कभी राजनीतिक उपलब्धियों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, और जिस वंश को आप पढ़ने चल रहे हो, इसमें एक क्वेश्चन केवल राजनीतिक तथ्य पूछा जाता है, यानी राजनीतिक क्षेत्र से पूछा जाता है, अन्यथा कोई क्वेश्चन आपको राजनीतिक तौर पर जुड़ा हुआ दिखेगा नहीं। ज़्यादातर प्रश्न बच्चों आपको जो है सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से ही दिखेंगे। तो जो मौर्योत्तर काल है, जिसको एक डार्क फेज का भी नाम दिया गया है, इस काल पे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। बच्चों, सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। चश्मा दन, तो सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़िए बच्चों। आप लोग चलिए, मैक्सिमम लोग जो है चलिए देखिए, तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मौर्योत्तर काल जिसका ड्यूरेशन माना जाता है 200 बीसी से 300 ईस्वी तक। इसका ड्यूरेशन कब से कब तक माना जाता है? 200 बीसी से 300 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि यहाँ का मौर्योत्तर काल में आप किन किन राजवंशों को पढ़ते हैं। तो मौर्योत्तर काल उस काल को कहा जाता है जब मौर्य वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। मौर्य वंश के पतन के बाद जिन वंशों का उदय होता है उसे हम क्या कहते, जिस जो काल आता है उसे क्या कहा जाता है? मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य से इतर, यानी मौर्य वंश के बाद का ड्यूरेशन। ठीक है, तो कहा जाता है कि मौर्यों का जब पतन हुआ, तो चूंकि मौर्य वंश साम्राज्य जो है एक बहुत बड़े भूभाग पर विस्तारित था बच्चों, लेकिन जब मौर्य वंश का पतन हो गया तो कहा जाता है कि भारत जो है, भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। 2 तरह के घटनाक्रम दिखते हैं। पहला घटनाक्रम भारत के भूभाग के अंदर घटित हुआ, यानी जो एक केंद्रीय सत्ता थी वह कई खंडों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। और दूसरा जो प्रभाव दिखेगा, इसी समय भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर होने का फायदा विदेशी भी उठाएंगे और इसी समय भारत पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में किन क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। तो भारत में आप देखेंगे तो कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य आपको दिखेंगे? क्षेत्रीय राज्य, ये ग्राफ हमने एक दिन बनाया था, लेकिन आज हम सिर्फ आपको मुख्य मुख्य राज्यों की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला शुंग वंश आपको दिखेगा। सबसे पहला वंश है बच्चों शुंग वंश, जिसको आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपको कण्व वंश दिखेगा, कण्व वंश मुख्य रूप से दिखेगा। और फिर सातवाहन वंश है। उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, सातवाहन वंश है। फिर हम वाकाटक वंश देखेंगे, वाकाटक वंश। ठीक,
ये क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। कहा जाता है कि मौर्य वंश का जब पतन हुआ तो क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। इन्हीं सातवाहनों के बाद जो है आभीर वंश आता है बच्चों, ठीक है। तो उत्तर क्षेत्रों में देखेंगे, यानी उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो मौर्यों के पतन के बाद इन राजवंशों का उदय होता है। और इसी समय आप देखेंगे तो विदेशी आक्रमणकारी यानी विदेशी आक्रमण जो हुआ उसमें कौन कौन आता है? तो विदेशी आक्रमण में सबसे पहले हिंदेवन शासक थे। फिर उसके बाद जो है आपके शक हैं, पार्थियन है बच्चों, और इसके बाद आपके कुषाण है, ठीक। ये आपके विदेशी आक्रमणकारी हैं। ये क्या है? विदेशी आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत के राजनीतिक विखंडन की स्थिति का फायदा उठाकर, लाभ उठाकर भारत पे क्या किया? आक्रमण किया, ठीक है। तो हमको आज पढ़ना है किसको? शुंग वंश को। लेकिन आप साथ साथ यहां भी देखते रहिए। कहा जाता है कि जिस समय यहां पर शुंग होंगे भारत के अंदर, यानी मगध में जब शुंगों का राज्य होगा, तो उसी समय उत्तर भारत क्षेत्र में हिंद एवं शासकों का राज्य होगा। तो दोनों को हम एक साथ कोरिलेट करके देखेंगे, ठीक है। दोनों को जानते रहिए, क्योंकि मथुरा तक का जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं हिंद एवं शासकों के अधीन चला जाएगा। और आप देखेंगे कि मिनांडर, आपको मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों, मिनांडर जो डेमेट्रियस वंश का था, बैक्ट्रियन शासक था, और मिनांडर की मुद्राएं जो है आपके मथुरा तक प्रचलन में थी। यानी मथुरा तक का जो भूभाग है वो चला गया किसके हाथ में? विदेशियों के हाथ में। तो कहा जाता है कि शुंग वंश के अधीन जो राज्य बचा वह बेहद क्या है? कम था। यानी दक्षिण में आप देखेंगे तो विदिशा तक, उत्तर में आप देखेंगे तो कश्मीर के निचले हिस्से तक, और पश्चिम में आप देखें तो मथुरा तक, और पूर्व में देखें आप तो पूर्वी बिहार तक का क्षेत्र केवल शुंगों के अधीन दिखाई देता है। तो जिस शुंग राज्यवंश की चर्चा हम करने चल रहे हैं, उस शुंग राज्यवंश के पहले हम भौगोलिक स्थिति आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बच्चों अपनी संख्या थोड़ा इंक्रीज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश करो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। और सबसे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप यूपीएससी या स्टेट कमीशन एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं बच्चों, तो आप या तो ध्यान से सुना करिए या किसी तथ्यात्मक चीज़ों पर आप डिस्कस किया करिए, ठीक है। क्योंकि आप जितने भी हो, मेरा ये मानना है कि सभी सीरियस कैंडिडेट हो और लगातार आप लोग लाइव रहते हैं क्लास में, तो इसका मतलब मैं यही मानकर चलता हूँ कि जितनी मेहनत हम करते हैं उससे कम 2 गुना मेहनत की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन होता है आपसे, क्योंकि आप में अभी एक बहुत जुनून है, एक ऐसा पोटेंशियल, एक ऐसी एनर्जी है कि जिसका अगर पॉजिटिव आप लोग यूज करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। यानी अपने किसी भी लक्ष्य को आप कवर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस ड्यूरेशन में, ये जो आपकी एज लिमिट होती है, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा केयर रहने की ज़रूरत होती है। और मुझे उम्मीद है आप सभी सीरियस कैंडिडेट हैं, तो पढ़ाई का आनंद लीजिए बच्चों, मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे थे शुंग वंश की, तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों किसके विषय में? शुंगों के विषय में, यानी शुंग राजवंश की चर्चा होगी आज की क्लास में। चलिए बात करते हैं शुंग वंश, ठीक है। तो चलिए अब हम देखिए, कहा जाता है कि मौर्य वंश के पतन के बाद, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश की सत्ता जिसने स्थापित किया उसे पुष्यमित्र शुंग कहा जाता है। उसका नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग नाम है, ठीक है। कहा जाता बच्चों इसका नाम पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग एक अमात्य अधिकारी था जिसने बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की क्या किया? नींव डाला। और ये जाति का क्या है? ब्राह्मण है। माना जाता है कि जाति का क्या है? ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंग जाति का क्या था? ब्राह्मण था, ठीक है।
और कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि पुष्यमित्र शुंग को इस राज्य की स्थापना करने में कहीं न कहीं ब्राह्मण जाति का समर्थन भी प्राप्त हुआ। और ऐसा इसने इसलिए क्या, क्योंकि ब्राह्मणों की विचारधारा या ब्राह्मणों का समर्थन पुष्यमित्र शुंग ने क्यों लिया, इसलिए भी यह सही लगता है क्योंकि ब्राह्मण कहीं न कहीं मौर्य वंश में क्या था, उपेक्षित था। अगर आप देखिए तो मौर्य वंश में सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। और ब्राह्मणों के न केवल विशेषाधिकार को उसने समाप्त किया बल्कि दंड की समता और व्यवहार की समता के सिद्धांत को उसने लागू किया था। यानी सदियों से, यानी कई सौ वर्षों से चली आ रही परंपरा को उसने क्या किया था, बदल दिया था। अपने यहाँ तक कि पुरोहित के पद को समाप्त कर दिया था। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये वर्ग जो है कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य में उपेक्षित रहा और जिसकी वजह से ये नाराज भी था। और उस नाराजगी का फायदा उठाया किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। उसी तरह जैसे मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज मुस्लिम समुदाय का लाभ उठाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और कहीं न कहीं उसने भी तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी और यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने भी तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण की नीति का मतलब होता है कि जब आप किसी एक वर्ग विशेष को खुश करते हैं दूसरे के आधार पर, यानी किसी एक वर्ग विशेष को नाराज करके दूसरे को आप खुश करते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, बात समझ रहे हैं नहीं, तो वहां यह जरूरी नहीं होता कि आपकी विचारधारा भी वैसी ही हो। बात समझ रहे हैं नहीं। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर अगर ब्राह्मणों का सहयोग पुष्यमित्र शुंग ने लिया तो यह जरूरी नहीं था कि पुष्यमित्र शुंग वास्तव में ब्राह्मण व्यवस्था या ब्राह्मण विचारधारा का समर्थक है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए कहीं न कहीं इस समुदाय का उसने क्या किया, माने सहयोग लिया। इसी को तुष्टीकरण नीति कहा जाता है। लेकिन यह लाभ जो है वो बौद्ध धर्म के विरोध के आधार पर लेगा, यानी बौद्धों के विरोध के आधार, यानी एक समुदाय के विरोध के आधार पर जब दूसरे समुदाय का हम सहयोग प्राप्त करते हैं तो इसे हम तुष्टीकरण की नीति कहते हैं बच्चों। और इस तरह की व्यवस्था आपको फिरोज शाह तुगलक के समय भी दिखाई देगी और इस तरह की व्यवस्था हम औरंगजेब के समय भी देखेंगे। लेकिन यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में पुष्यमित्र शुंग जो है इस तरह का नहीं था, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ लोगों का स्टेटमेंट है, जैसे जाति की ही बात अगर की जाए तो सामान्य रूप से यह माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण जाति का था, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपने स्तर पर इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया है कि कुछ लोगों जैसे पारसिक महोदय हैं इसे पारसी का मानते हैं। पारसी क्यों मानते हैं, क्योंकि इसके नाम में मित्र लगा हुआ है जो पारसी समुदाय से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि नहीं ये पारसी समुदाय से है। बात समझ रहे हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। जैसे कालिदास ही पुष्यमित्र शुंग को बैम्बिक वंश का बताते हैं। कालिदास किसका बताते हैं, बैम्बिक वंश का। कालिदास इसे बैम्बिक वंश का बताते हैं, ठीक है। ये कालिदास का मानना है, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो कहा जाता पारसिक एक इतिहासकार हैं, ये इसे पारसी समुदाय का मानते हैं। तो सबने अलग अलग अपना इंटरप्रिटेशन किया है। लेकिन मूल रूप से आपसे पूछा जाए कि पुष्यमित्र किस समुदाय का था तो आप कहेंगे ये ब्राह्मण समुदाय से था। किस समुदाय से था बच्चों, ब्राह्मण समुदाय से था। अब देखिए कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग ने जिस राजवंश की सत्ता डाली उस राजवंश को हम शुंग वंश कहते हैं और इस वंश में ब्राह्मण धर्म इसका राजधर्म बना। यानी पुनः जो है ब्राह्मण धर्म को इन्होंने क्या किया, राजधर्म बनाया। यानी अभी तक आप देखें तो जब तक मौर्य वंश रहा, मौर्य वंश के समय बौद्ध धर्म राजाश्रय के रूप में था, बौद्ध धर्म का विकास हुआ। वहां पर एक तरह से देखें तो कहीं न कहीं वैदिक धर्म का पतन का दौर चल रहा था। हर्यक वंश से लेकर यानी बिंबसार के समय से लेकर अशोक के समय तक अगर आप देखें तो कहीं न कहीं बौद्ध और जैन धर्म को ही विकसित होने का अवसर मिल रहा था। यानी जितने भी महाजनपद थे या जितने भी उस तत्कालीन समय में राज्य थे, सबने उस समय के विकसित होते हुए धर्म को मान्यता प्रदान किया या उनको सहारा दिया या विकसित होने का अवसर दिया। किसी ने भी प्रगत माने अवनत के दौर में जा रहे, यानी कहीं न कहीं जो आपका वैदिक धर्म था इसका पतन हो रहा था। इस पतन होते हुए धर्म को किसी ने सहारा नहीं दिया था। लेकिन मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश पहला ऐसा वंश आपको दिखेगा
जिसने ब्राह्मण धर्म को राजाश्रय दिया। इसीलिए इस ड्यूरेशन को यानी इस मौर्योत्तर काल के फेज को हम वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसलिए इसे हम वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वैदिक धर्म को फिर से विकसित होने का अवसर क्या हुआ? प्राप्त हुआ। यानी एक बार पुनः जो है विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ, ये जरूर है, कहा जाता है राजनीति जो है इस दौर में बेहद कमजोर दिखती है। यहाँ राजनीति का जो तत्व है वो बेहद कमजोर है, इसलिए हम इसे अंधकार युग भी कहते हैं। इसलिए हम इसे अंधकार युग भी कहते हैं। तो मौर्योत्तर काल के दो नाम हमने बताए, एक वैदिक धर्म के पुनर्जागरण का काल, दूसरा जो हमने बताया वो है अंधकार का युग। ठीक है। तो चलिए, कहा जाता है कि शुंग वंश में कुल 10 राजाओं ने शासन किया और टोटल 112 वर्षों तक इनका राज्य संचालित हुआ। तो हम ये देखते हैं कि मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारियां कहां से प्राप्त होती हैं, यानी रिसोर्सेस क्या हैं जिसके द्वारा हम मौर्य वंश को जान सकते हैं। ठीक है। मौर्य वंश के विषय में जानकारी का आधार क्या है? ठीक है बच्चों। तो चलिए रिसोर्स देखते हैं। यानी देखिए, मेंस हो या प्री हो, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि किन रिसोर्स के आधार पर यानी किन स्रोतों के आधार पर इस वंश को आप पढ़ने जा रहे हो। यानी सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो बातें हम जानने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं उसका बेस क्या है, यानी उसका स्रोत क्या है, किस बेस पर आप इस वंश का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुंग वंश के जानकारी का स्रोत। शुंग वंश के जानकारी का स्रोत। शुंग वंश के जानकारी का स्रोत। तो स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? सोर्स ऑफ हिस्ट्री कितने टाइप की होती है बच्चों? मूल रूप से 2 प्रकार और अन्यथा कुल कितना? 3 प्रकार। ठीक है। पहला आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, दूसरा लिटरेचर यानी साहित्य, तीसरा विदेशी विवरण यानी जो विदेशी यात्री भारत आए उनके द्वारा जो जानकारी दी गई अपने साहित्य में, अपने लिटरेचर में, वो भी भारत के इतिहास को जानने का एक क्या है? माध्यम है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि स्रोत कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे कितने? 3। यानी पहला पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। तीसरा क्या है? विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। विदेशी विवरण मतलब होता बच्चों जो विदेशी यात्री बाहर से आए, जैसे वेनसांग है, मेगास्थनीज है, बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे। ठीक है। और इन्होंने जो किताबें लिखी, चाहे वो इंडिका हो, चाहे सियूकी हो, वेनसांग की, इन किताबों के माध्यम से भी तो हिंदुस्तान के विषय में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। तो ये साहित्य भी हमारी जानकारी के क्या है? एक माध्यम है। ठीक है। साहित्य। अब देखिए, लेकिन चूंकि यहां भी क्या है? साहित्य ही है। यहां भी क्या होता है? साहित्य है। यानी जो विदेशी यात्री भारत के ऊपर साहित्य का निर्माण किए हैं वो साहित्य हमारी जानकारी के माध्यम है, और ये भी साहित्य है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि 2 ही रिसोर्स आपको दिखेगा, यानी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। क्यों दिखता है? इसलिए क्योंकि यह साहित्य इसमें क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है। तो कभी आप इस बात पर बहुत जिद मत करिएगा कि नहीं स्रोत 2-3 होते हैं या 2 होते हैं। 2 को भी और 3 को भी, दोनों को एक्सेप्ट करिए। हाँ, दोनों का अंतर समझते रहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। चलिए, तो पुरातात्विक स्रोत में आपको मैं शुरू की क्लास में बता चुका हूं कि कौन कौन से स्रोत इसमें आते हैं। ठीक। तो अब हम देखेंगे इसमें अभिलेख, स्क्रिप्ट कौन कौन सी है जो हमें कहीं न कहीं शुंग वंश के विषय में जानकारी देती हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है धनदेह का अयोध्या अभिलेख। धनदेह का अयोध्या अभिलेख। धनदेह का अयोध्या अभिलेख।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है, इससे हमें एक जानकारी मिलती है, वो है अश्वमेध यज्ञ, और ये बहुत पूछा गया है। और ये धनदेह कौन है? ये अयोध्या का क्या है? प्रांतपति था बच्चों, गवर्नर था उस समय, ठीक है। और दूसरा जो है कहा जाता है कि दूसरा है आपका भरहूत अभिलेख। इसी को भरहूत स्तूप भी कहा जाता है, क्योंकि जो भरहूत स्तूप है उसकी माने जो रेलिंग है, जिसको आप रेलिंग कहते हैं, उसका निर्माण किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो उस पर लिपि का अंकन भी है, तो वो जानकारी का एक माध्यम बनता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए आपके क्या? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में दो ही आते हैं बच्चों, ठीक। और साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत में आपका पुराणों में दो पुराण है, एक मत्स्य पुराण, दूसरा विष्णु पुराण, तीसरा मालविकाग्निमित्रम। आप पता है किसका ग्रंथ है बच्चों? कालिदास का। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास का नाटक है, ये भी हमारी जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसके बाद महाभाष्य, ये पतंजलि की रचना है, और आप जानते हैं कि पतंजलि इसी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। तीसरा गार्गी संहिता, इसके बाद बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, इसके बाद श्री अवदान कल्पलता। ये आपके साहित्य हैं जिनसे हमें माने इस वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें एक और जो है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है बच्चों मनुस्मृति। मनुस्मृति भी कब की है? मौर्योत्तर काल की है मनुस्मृति, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये लिटरेचर है जिनसे हमें कहीं न कहीं शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, एक और है विदेशी विवरण में। तो विदेशी विवरण में कौन आता है? हेलियोडोरस आता है, हेलियोडोरस, ठीक है। तो हेलियोडोरस को यहाँ रखिए, और इसका जो अभिलेख है वो है गरुड़ स्तंभ को इसमें रख लीजिए, अभिलेख वाले में, क्योंकि इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया था ना विदिशा में, तो उसको इसमें रख लीजिए, गरुड़ स्तंभ, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दिखाई दे रहा आप लोगों को? वेरी गुड बच्चों, आप अपनी संख्या को इंक्रीज करिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। आप इसको 100 के ऊपर कर सकते हैं। मेरी आवाज़ अगर बच्चों आप तक पहुंच रही हो तो आप थोड़ा सा अगर एफर्ट करें तो ये स्कोर 100 के ऊपर जा सकता है। चलिए, अब हम देखिए, इसको आप स्क्रिप्ट इसको बना लीजिए। अब हम बात करेंगे किसके विषय में? पुष्यमित्र शुंग के विषय में। तो पुष्यमित्र शुंग की चर्चा करते हैं बच्चों हम। पुष्यमित्र शुंग, अब देखिए, कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय इसके राज्य की सीमा को जरा देखिए। कहां तक इनका राज्य विस्तारित था? देखिए, इस समय ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदेवन शासकों का आक्रमण हो चुका है। यहाँ बच्चों हिंदेवन शासकों का आक्रमण होगा, और हिंदेवन शासक का अभी हम उल्लेख करते हैं। कैसे पता चलता है कि हिंदेवन शासकों का आक्रमण इसके समय हुआ था? अब देखिए, ये मगध है, मगध में
ये मगध है बच्चों, ठीक। कहा जाता है कि शुंग वंश के समय इस मगध राजवंश में नहीं पुष्यमित्र शुंग की सत्ता यहाँ पर आई, यहाँ पर शुंग वंश स्थापित हुआ। यहाँ पर कौन सा वंश आया? शुंग वंश आया, ठीक। तो शुंग वंश में राजधानी कितनी थी? 2। कितनी राजधानी थी बच्चों? 2, ठीक है। और आप देखे थे कनिष्क के समय भी 2 राजधानियां थी। मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे 2 राजधानियों का दौर चलेगा। तो एक राजधानी तो वही थी जो मौर्यों के समय थी, और वो है पाटलिपुत्र। दूसरी राजधानी है विदिशा, दूसरी राजधानी है विदिशा, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पर शासन में कौन है? पुष्यमित्र शुंग। जिस समय पुष्यमित्र शुंग यहाँ पर सत्ता में आया, पुष्यमित्र शुंग सत्ता में आया, तो बच्चों एक बात की जानकारी ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जब सत्ता में आया तो उस समय ये जो विदिशा है, विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये एमपी में है विदिशा। विदिशा में गवर्नर बनाया था इसने किसको? अग्निमित्र को। अग्निमित्र जो है विदिशा में क्या था? गवर्नर था। और ये जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वसुमित्र, यहाँ पर वसुमित्र गवर्नर था। यहाँ पर बच्चों वसुमित्र क्या है? गवर्नर है। और वसुमित्र जो है अग्निमित्र का लड़का है, और क्रम में ये चौथे क्रम का राजा है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो राजा बनता है वो कौन है? पुष्यमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र के बाद जो है अग्निमित्र है, फिर आपके जो है क्या है? वसुमित्र है, ठीक है। कहा जाता है कि ये इसका देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पर आप देखेंगे तराई के क्षेत्र में ये अयोध्या है साकेत, यहाँ पर धनदेह गवर्नर था, ठीक है। यहाँ पर धनदेह गवर्नर था अयोध्या में, यहाँ पर विदिशा में अग्निमित्र गवर्नर था, यहाँ पर वसुमित्र गवर्नर है, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, देखिए, यानी इनका जो राज्य है वो कहाँ तक है? ये देखिए, ये इनकी सीमा है, ये इनकी क्या है? ये सीमा है, ये इनके राज्य की सीमा है, ठीक है। ये यहाँ से ले लीजिए, पूर्वी बिहार तक का क्षेत्र है, और इसको ऐसे ले लीजिए। यही आपके शुंग वंश की सत्ता थी, लेकिन इसमें भी हस्तक्षेप होता रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि मथुरा तक का क्षेत्र जो है बैक्ट्रियन शासकों के अधीन चला जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात पुष्यमित्र शुंग के समय की है, पुष्यमित्र शुंग के समय यमन यहाँ पर क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम पुष्यमित्र शुंग के विषय में कर लेते हैं। कहा जाता है बच्चों, पहले हम पुष्यमित्र शुंग के समय की राजनीतिक चर्चा करेंगे, ठीक है। चश्मा देना। पहले हम पुष्यमित्र शुंग के समय की राजनीतिक कंडीशन देखते हैं कि इनके समय की राजनीतिक स्थिति क्या है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पुष्यमित्र शुंग के समय के विषय में यह कहा जाता है कि जब पुष्यमित्र शुंग राजा बना, तो राजा बनने के समय इसके समय यवन आक्रमण होता है। कौन सा आक्रमण हुआ? यवन आक्रमण। यवन कौन है बच्चों? ये हिंद यवन ही है। इसकी जानकारी का बेस क्या है? इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है गार्गी संहिता से। किससे मिलती है? गार्गी संहिता नामक ग्रंथ से मिलती है। इसकी जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। इसकी जानकारी हमें कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें इसके आक्रमण की जानकारी देते हैं, और इसमें सबसे बेहतर जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो होती है गार्गी संहिता से। तो गार्गी संहिता में क्या कहा गया है? गार्गी संहिता में कहा गया है बच्चों कि यवनों ने भारत के देखिए, जो गार्गी संहिता ग्रंथ है बच्चों, गार्गी संहिता में कहा गया है कि यवनों ने पुष्यमित्र शुंग के राज्य पर आक्रमण किया, और इन्होंने साकेत, पांचाल, मथुरा और कुसुमध्वज नाम, देखिए साकेत, पांचाल
मथुरा कुसुमध्वज, ये कुसुमध्वज कौन है? कुसुमध्वज मतलब है पाटलिपुत्र। ये पूछा गया है कई बार स्टेट कमीशन के एग्जाम में कि कुसुमध्वज क्या है, पाटलिपुत्र को कुसुमध्वज कहा गया। अब आप सोचो, ये देखो बच्चों, गार्गी संहिता में ये कहा गया कि यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा, कुसुमध्वज तक के क्षेत्र को जीता, यानी ये रहा आपका पाटलिपुत्र, यानी कहीं न कहीं यवनों ने इनके राजधानी तक के भूभाग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि यह बात कितनी सच है। दूसरी चीज, पहली बात, यह बात गार्गी संहिता में आती है। इसके बाद जो महाभाष्य है, महाभाष्य कहता है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को जीता। यह महाभाष्य में क्या जानकारी मिलती है? साकेत और माध्यमिका। तो माध्यमिका मतलब होता है बच्चों चित्तौड़। माध्यमिका जिसको वो कहता है, माध्यमिका मतलब है चित्तौड़। माध्यमिका मतलब है चित्तौड़। और आप जान ही रहे हैं चित्तौड़ कहां पर है? चित्तौड़ आपके राजपूताना में है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम पतंजलि के महाभाष्य की माने तो पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार, यानी ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, साकेत माने अयोध्या, साकेत मतलब अयोध्या, और राजपूताना माने ये क्षेत्र, यानी इनकी सीमा यहां तक है। ठीक है, इनकी सीमा यहां तक है। अब कालिदास ने भी कहा है कि यवनों ने आक्रमण किया था, यानी 3 ग्रंथों से हमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है, यह भी उल्लेख मिलता है कि कहा जाता है कि वसुमित्र जो इनका गवर्नर है, ये उत्तर पश्चिम भूभाग का, कहा जाता है कि वसुमित्र ने यवनों को ये सिंध नदी के तट पर वसुमित्र ने क्या किया? यवनों को पराजित कर दिया। यानी जब तक ये यहाँ का गवर्नर है तब तक ये इसके अंदर नहीं घुस पाए हैं, तब तक ये इसके अंदर नहीं आ पाए हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? तो इसका मतलब है कि ये जो आक्रमण हुआ पुष्यमित्र शुंग के समय होने वाले यवन आक्रमण को वसुमित्र ने क्या किया? विफल कर दिया। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसका मतलब गार्गी संहिता में जो बात कही गई वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। वो बात किसी अन्य राजा या वसुमित्र के बाद, या सॉरी पुष्यमित्र शुंग के बाद वह किया गया आक्रमण रहा होगा। पुष्यमित्र शुंग के समय कहीं न कहीं ये बात गलत है, क्योंकि उसके समय तक ये राज्य जो है शुंग राज्य के क्या थे? अधीन थे। और इसका प्रमाणीकरण ये है क्योंकि वसुमित्र ने यवनों को सिंध नदी के तट पर क्या किया? पराजित किया। ठीक, तो जब यहां पर यवन पराजित हो गए तो ये एंट्री नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि अगर वो मथुरा तक के क्षेत्र या पाटलिपुत्र तक को जीते तो वो कहीं न कहीं पुष्यमित्र शुंग के बाद रहे होंगे। अब देखिए कब रहे होंगे। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के बीच भी एक शासक आता है। पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के बीच भी एक शासक आता है जिसका नाम है सुजेष्ट, जिसका नाम है बच्चों सुजेष्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो वसुमित्र है ये चौथे क्रम का राजा है। तो चौथे क्रम में ये तभी होगा जब नंबर 1 इनको लिया जाए और नंबर 2 इनको लिया जाए, नंबर 3 अग्निमित्र को लिया जाए और नंबर 4 वसुमित्र को लिया जाए। तो ये जो राजा है इनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि दिखाई नहीं देती, बस नाम मात्र का उल्लेख आपको किताबों में दिखेगा। तो संभावना ये है कि इनके समय हो सकता है कहीं न कहीं आक्रमण हुआ हो। ठीक है, तो ये राजनीतिक चीज है और ऐसी कोई भी राजनीतिक उपलब्धि पुष्यमित्र शुंग की नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि नहीं ये एक योग्य शासक की पहचान है। ठीक, दूसरी जो बात की जाती है, कहा जाता है कि जो धनदेह गवर्नर है, कहाँ का? आपके अयोध्या का गवर्नर है धनदेह। धनदेह का अभिलेख है जिसे कहा जाता है अयोध्या अभिलेख। धनदेह के अयोध्या अभिलेख में, यहाँ पर इस अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इस यज्ञ से ये पता चलता है कि ये ब्राह्मण धर्मावलंबी है, क्योंकि यज्ञ का संपादन बच्चों ये मूल रूप से ब्राह्मण धर्म की परंपरा में काउंट किया जाता है या ब्राह्मण धर्म की परंपरा माना जाता है। ठीक है, तो यह जो यज्ञ हुआ है उस यज्ञ में ये कहा गया है कि यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने
अपने पुरोहित माने कौन था पुरोहित? तो पतंजलि पुरोहित थे। कौन इनके पुरोहित थे? पतंजलि पुरोहित थे। वो पतंजलि पुरोहित के ही पद पे थे बच्चों। और पतंजलि कहाँ के थे? गोकर्ण के थे। पतंजलि कहाँ के थे बच्चों? गोकर्ण के थे। ये ध्यान रखा, ये आया है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, ये प्रश्न पूछा गया है कि पतंजलि मूल रूप से कहाँ थे। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन में एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पतंजलि कहाँ के रहने वाले थे, तो गोकर्ण के रहने वाले थे। और पतंजलि पुरोहित थे किसके? किसके? पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के समय पतंजलि ने ही पुरोहित के पद पर रहते हुए 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया, जिसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इनके गवर्नर धनदेह का था। ठीक है, कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है वह न केवल पुरोहित है बल्कि इनका गुरु भी था। कहा जाता है पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना गया है। इन्होंने एक बड़े ही महान ग्रंथ की रचना किया था जिसका नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य ये बच्चों क्या है? ये मूल रूप से एक व्याकरण ग्रंथ है, जो किसके ऊपर लिखा गया है? जो पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ पर लिखा गया है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो भी एक व्याकरण ग्रंथ है, और पतंजलि का जो महाभाष्य है वह भी एक व्याकरण ग्रंथ है, जो उसी के बेस पर क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया कि इनकी राजनैतिक उपलब्धियां क्या थी, किसकी? पुष्यमित्र शुंग की। अब जरा हम बात करते हैं इनके धार्मिक विचारधारा की। ठीक है, इनके धार्मिक विचारधारा की। हाँ, एक बात और बता दें, कहा जाता है 184 ईस्वी में इनके समय विदर्भ का युद्ध हुआ था। विदर्भ आप जान ही रहे कहाँ है। विदर्भ आपका पड़ेगा बच्चों गुजरात में। हाँ, शायद गुजरात में ही पड़ेगा विदर्भ, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन गुजरात में ही है। ठीक है, कहा जाता है 184 ईस्वी में विदर्भ पे इसने आक्रमण किया था। ठीक, और विदर्भ का युद्ध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विदर्भ का युद्ध कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने यज्ञसेन नामक एक राजा था जिसको इन्होंने पराजित किया। ये नहीं पराजित किए थे, बेसिकली उस युद्ध में इनका जो सेनापति था जिसका नाम था वीरसेन नामक सेनापति था, उसी ने यहाँ पर इनको पराजित कर दिया था। इस 184 में हुए युद्ध को हम क्या कहते हैं? विदर्भ का युद्ध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विदर्भ का युद्ध कहते हैं। यहाँ पर राजा कौन था? यज्ञसेन था। यहाँ पर राजा यज्ञसेन था, जिसे इनका सेनापति वीरसेन पराजित कर देता है। तो राजनीतिक उपलब्धियों के तौर पर सिर्फ यही 1-2 उपलब्धियां इनकी दिखाई देती हैं। अब जरा हम बात करते हैं इनके धार्मिक विचारधारा की, जो इम्पोर्टेंट है बच्चों। इनके धार्मिक विचारधारा की चर्चा हम करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हमने आपसे कहा था बच्चों, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोगों को हमने कहा कि कम से कम 100 के ऊपर करिए। पंकज जी, कर्नाटका कैसे होगा बच्चा? डेविल सिंह, डेविल आप जो है विदर्भ के बारे में बात कर रहे हो? मैं समझ नहीं पाया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आप लोग आपस में ही बात करो। ठीक ठीक, पढ़ते रहो। चलिए, तो देखिए, अब हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक विचारधारा की। कहा जाता है बच्चों, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण समुदाय से थे, ब्राह्मण जाति के थे, और कहीं न कहीं ब्राह्मणों की विचारधारा का समर्थन लेकर इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की क्या किया? नींव डाला। तो समस्या यहाँ पर थी, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ब्राह्मण धर्म के क्या थे, बौद्ध धर्म के क्या थे? विरोधी थे। बौद्ध धर्म के क्या थे? विरोधी थे। जैसे दिव्यावदान एक ग्रंथ है, आप जानते होंगे दिव्यावदान एक ग्रंथ है। दिव्यावदान ग्रंथ में ये कहा गया है, दिव्यावदान ग्रंथ में ये कहा गया है, इस ग्रंथ में एक स्टेटमेंट आता है जिसमें यह कहा गया बच्चों
कहा जाता है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने लोगों से अशोक की प्रसिद्धि के बारे में पूछा कि आखिर अशोक इतना फेमस कैसे था, अशोक इतना फेमस कैसे था, तो लोगों ने कहा कि उसने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया, इसकी वजह से वो फेमस था। तो कहा जाता है कि इसने क्रोध में उन 84,000 स्तूपों को क्या किया, नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि अशोक द्वारा निर्मित जो 84,000 स्तूप थे उन स्तूपों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और आप जान ही रहे स्तूप क्या है, स्तूप जो है बौद्ध धर्म के क्या है, प्रतीक हैं बच्चों। स्तूप क्या है, ये बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, बौद्ध धर्म के क्या है, प्रतीक हैं स्तूप। ये स्तूप क्या है, बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। 84,000 स्तूपों का क्या करता है, नुकसान करता है। लेकिन अगर हम ये मान लें, चलिए अभी और बात कर लेते हैं, अगर ये मान लिया जाए, इसका मतलब हुआ कि इस विचारधारा से ये लग रहा है कि इसने कहीं न कहीं बौद्धों को क्या किया, नुकसान पहुंचाया, यानी बौद्ध विचारधारा को क्षति पहुंचाता है। इसके एवज में एक स्टेटमेंट और दिव्यावदान में दिया गया है। दिव्यावदान में ये भी कहा गया है कि जो कुक्कुट राम विहार है जो पाटलिपुत्र में था, कहा जाता है कि इसमें यह भी कहा गया कि पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार, पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार, पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और इसके बाद जी.आर. शर्मा जिनका पूरा नाम गोवर्धन राज शर्मा है बच्चों, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। जी.आर. शर्मा का कहना है, और आप समझ लीजिए ये जी.आर. शर्मा बहुत ही फेमस इतिहासकार रहे, खास तौर से प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंशिएंट डिपार्टमेंट की स्थापना इन्होंने ही किया था। और अपने समय इन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर जैसे प्रधानमंत्रियों को इस विभाग में आमंत्रित भी किया था। ठीक है, तो एक बहुत बड़े इतिहासकार थे और इन्होंने आपके मार्टिन व्हीलर साहब के साथ, जॉन मार्शल साहब के साथ भी इन्होंने काम किया था। तो एक बहुत बड़े पर्सनालिटी थे जी.आर. शर्मा, बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने कहा कि पुष्यमित्र शुंग जो है क्या करता है, कौशाम्बी के घोषताराम विहार को क्या करता है, आग लगा देता है। इनका ये कहना है कि जो कौशाम्बी में घोषताराम विहार है, कौशाम्बी के घोषताराम विहार, कौशाम्बी के घोषताराम विहार को आग लगा देता है। तो इन स्टेटमेंटों से देखिए, हमने 3 स्टेटमेंट आपके सामने रखा जिससे कहीं न कहीं इसकी विचारधारा का पता लगता है। ठीक, और इन तथ्यों से यही जानकारी हमको प्राप्त हो रही है कि कहीं न कहीं ये बौद्ध धर्म के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा क्षतिकारक है, एक बहुत बड़ा माने विनाशक है बौद्ध धर्म का। यानी इससे लगता है कि ये बौद्ध धर्म का बड़ा प्रबल विरोधी था, बौद्ध धर्म का एक प्रबल विरोधी था। जैसे एक ग्रंथ है, क्षेमेंद्र की एक रचना है जिसका नाम है अवदान कल्पमाला। क्षेमेंद्र की एक रचना है बच्चों, क्षेमेंद्र आप जान ही रहे कश्मीर के थे। क्षेमेंद्र की एक रचना है अवदान कल्पमाला, अवदान कल्पमाला। इस ग्रंथ में इन्हें बौद्धों का संहारक कहा गया है। इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का संहारक, बौद्धों का क्या कहते हैं, संहारक कहते हैं। अब आप सोचिए, हमने आपको कई स्टेटमेंट दे दिया, इन स्टेटमेंटों से आपको ये पता लग रहा होगा कि कहीं न कहीं ये बौद्ध धर्म का क्या है, कट्टर विरोधी है। बौद्ध धर्म का क्या है, कट्टर विरोधी है। तो ये 4 स्टेटमेंट है। इस 4 स्टेटमेंट से बच्चों यही प्रतीत हो रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विरोध के आधार पर ब्राह्मणों का समर्थन लेके इस शुंग वंश की सत्ता की नींव डाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में यही था, क्या वास्तव में यह बौद्ध धर्म का प्रबल विरोधी था, क्या इसकी विचारधारा इसी तरह की थी। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं बच्चों।
आप लोगों को क्या लगता है, क्या पुष्यमित्र शुंग वास्तव में विरोधी था? वेरी गुड बच्चों, आपकी संख्या बहुत अच्छी है। आप इसे 100 क्रॉस तो कर सकते हो ना। अंकित कुमार जी, दिनेश जी, प्रिया जी, बच्चों वेरी गुड बच्चों, 100 के ऊपर कर दो इसको, 100 के ऊपर कर दो एक बार, आप लोग कर सकते हो। कर सकते हो बेटा आप लोग। चलिए आप देखिए, मैंने कहा कि इन तथ्यों से, इन स्टेटमेंट से ये लगता है कि ये बौद्ध धर्म का क्या था, विरोधी था। लेकिन अब हम कुछ आप बातें आपको बताने चल रहे हैं जिससे ये लगेगा कि नहीं, इस तरह से नहीं था, ये रेडिकल थॉट जो है नहीं रहा होगा उसका। अब देखिए, अब हम बात करते हैं। कहा जाता है कि जहां तक बात जो है बौद्धों की है, तो बौद्धों के विषय में दिव्यावदान में एक स्टेटमेंट और आता है जिसमें यह कहा गया था कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य में एक इसने घोषणा किया था। उस घोषणा में इसने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लाता है तो हम उसे 100 दिनार, दिनार थी, मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा थी, उसे हम 100 दिनार उपहार देंगे। अब भाई इस विचारधारा से तो यह लगता है कि यह बहुत कट्टर विरोधी था कि भाई बौद्ध भिक्षुओं के सर काटने पर अगर इनाम का वितरण कर रहा है तो इसका मतलब ये कट्टर विरोधी रहा होगा। ऐसा नहीं था बच्चों। तो बात क्या थी, तो फिर ऐसा स्टेटमेंट उसने क्यों दिया? सच्चाई इसमें यह थी, आप जानते हैं यवन आक्रमण हुआ इसके राज्य में, यवन आक्रमण हुआ। बहुत ध्यान समझना, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूं बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात बताने जा रहा हूं। कहा जाता है यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। तो ये तो सच है कि पुष्यमित्र शुंग जिस समय सत्ता में आया उस समय इसने माने बौद्ध विरोधी विचारधारा को अपनाया, और वह बौद्ध विरोधी विचारधारा परिस्थितियों के वश इसने किया था। यानी जो माने उस समय की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसका लाभ उठाने के लिए इसने दिखावे के रूप में अपने को बौद्ध विरोधी दिखाया और ब्राह्मणों का समर्थन इसने हासिल किया उस विरोध के आधार पर। ठीक है, अगर सच में यह विरोधी होता, अगर सच में विरोधी होता बच्चों, तो आप सोचिए कि क्या वह इस तरह के कृत्य करता जैसा मैं बताने जा रहा हूं। कहा जाता है कि वह जो स्टेटमेंट दिया कि हम कम से कम 100 दिनार उसे देंगे जो बौद्ध भिक्षुओं के सर काट के लाएगा, तो उसने ऐसा इसलिए कहा था, ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसका यह मानना है कि कुछ जो बौद्ध भिक्षु थे जो इसके विरोधी हो चुके थे वो जाकर इन यवनों से क्या थे, मिल चुके थे। यानी इन यवनों से बौद्ध भिक्षु क्या थे, मिले हुए थे। तो जो बौद्ध भिक्षु राज्य के रूप में विरोधी हो चुके थे उनको कहीं न कहीं हर सभ्यता, हर समाज और हर संस्कृति में देशद्रोह के नाम पर सबसे बड़ा दंड दिया जाता है। तो यहां पर अगर पुष्यमित्र शुंग इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो राज्य के विरोध में जाने वाले को या राष्ट्र के विरोध में जाने वाले को वर्तमान में भी एक कठोर दंड का प्रावधान है और उस समय भी उसने एक कठोर दंड के प्रावधान का माने कठोर दंड का प्रावधान किया। तो यहां पर हम उसे गलत नहीं ठहरा सकते। इस बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं वो बौद्ध धर्म का विरोधी था। यहां पर कोई भी व्यक्ति होता जो राज्य के विरोध में अगर दुश्मन से साठगांठ करता या मिलता तो उसे कहीं न कहीं कठोर दंड का प्रावधान होता। अब देखिए, तो इससे यह बात होती है अगर वो बौद्ध विरोधी होता तो कहा जाता है कि उसके राज्य में बौद्धों को यानी बौद्ध मतावलंबियों को यानी बौद्धों को प्रशासन में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। प्रशासन में शामिल किया गया था। उसने अपने प्रशासनिक वर्ग में बौद्धों को क्या किया था, शामिल किया था। अब आप सोचिए कि अगर वो मूलतः, अगर वो वास्तव में बच्चों बौद्ध विरोधी होता तो क्या वह बौद्धों को अपने प्रशासन में शामिल करता? कभी न करता। ठीक है, दूसरी बात, अगर वह वास्तव में 84,000 स्तूपों को नष्ट किया होता, 84,000 स्तूपों को अगर वह तोड़ा होता तो सांची स्तूप और भरहूत स्तूप की रेलिंग का निर्माण वो न करता। बात समझ रहे नहीं? कहा जाता कि भरहूत स्तूप और सांची स्तूप की रेलिंग का जो निर्माण है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया है। भरहूत एवं सांची की रेलिंग का निर्माण
किसने किया है? पुष्यमित्र शुंग ने किया। अब आप सोचिए कि अगर वो बौद्ध विरोधी होता तो क्या इस तरह का प्रावधान उसके समय दिखाई देता, या यह इस तरह का निर्माण वो अपने समय करता? कभी न करता बच्चों। ठीक है, तो इससे ये लगता है कि नहीं, कहीं न कहीं जो है हमारा जो इंटरप्रिटेशन है इसकी धार्मिक विचारधारा को लेकर वो क्या है? गलत है। वो बौद्ध विरोधी नहीं था, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए उसने बौद्धों के विरोध में कुछ ऐसे प्रावधान किए होंगे, या अपनी विचारधारा को इस तरह से उसने दिखाने की कोशिश किया होगा जिससे ब्राह्मण उसके पक्ष में या समर्थन में आके क्या हो जाए? खड़ा हो जाए। ठीक है, इसीलिए उसने ऐसा किया था। अब देखिए, कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद एक अव्यवस्था जैसी कंडीशन इसके राज्य में दिखाई देती है। उसमें उस समय राजा कौन बना? यज्ञेष्ठ राजा बना था, जिसकी चर्चा हमने अभी आपके सामने किया। उसके बाद अग्निमित्र राजा बनता है। इसके बाद देखिए, कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद जो लोग भी राजा बने उसमें कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा है, लेकिन अग्निमित्र के विषय में आपको थोड़ा बता दूं मैं। अग्निमित्र, कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के 8 बेटे थे, जिसमें उसने अपने साम्राज्य को क्या किया था? बांट दिया था। तो अग्निमित्र जो है एक योग्य शासक था। इसकी 2 पत्नियां थी, धारणी और इरावती। इसकी 2 पत्नियां थी, धारणी और इरावती। धारणी और इरावती, ये 2 पत्नियां थी इसकी। कहा जाता है इसी के ऊपर कालिदास ने एक नाटक लिखा है। कालिदास ने एक नाटक लिखा है, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। इस मालविकाग्निमित्रम में बच्चों, इस मालविकाग्निमित्रम में 2 लोगों की प्रेम कहानी दिखाई गई है। एक तरफ प्रेम कर रहे हैं कौन? अग्निमित्र हैं, और दूसरे राजकुमारी मालविका है। अग्निमित्र एवं राजकुमारी मालविका के विषय में यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है, यानी दोनों की प्रेम कहानी दर्शाई गई है। इसका मतलब तीसरी पत्नी कौन थी? मालविका थी। इससे विवाह भी किया था इन्होंने। ठीक है, तो तीसरी पत्नी इनकी मालविका होती है। ठीक, इसके बाद अग्निमित्र का कोई राजनीतिक योगदान नहीं है। अग्निमित्र के बाद राजा बनते हैं कौन? वसुमित्र। अग्निमित्र के बाद राजा बनते हैं कौन? वसुमित्र। तो वसुमित्र के बारे में कहा जाता है कि यवनों को इसी ने क्या किया था? हराया था। यवनों को पराजित किया। यवनों को बच्चों इसने क्या किया था? पराजित किया था। लेकिन कहा जाता है कि यह बेहद विलासी प्रवृत्ति का हो गया। यह हमेशा नशे में रहने लगा, एक विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है, जिसकी वजह से इसी के कर्मचारी ने इसकी क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। तो इनकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। ठीक, किसकी? वसुमित्र की। वसुमित्र की बच्चों क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। ठीक, और इनके बाद जो राजा दिखते हैं वो राजा किसी योग्य नहीं थे, उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, और धीरे धीरे अब देखेंगे शुंगवंश जो है वो पतन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि वसुमित्र के बाद जो है राजा बनता है कौन? आंध्रक। इनके बाद राजा बनते हैं आंध्रक। आंध्रक के बाद बच्चों पुलिंद। पुलिंद के बाद यहाँ पर एक जो है मिस हो रहा है, पुलिंद के बाद नहीं याद आ रहा है, पुलिंद के बाद नहीं याद है। इसके बाद जो है वज्रपति है, फिर धनभूति है, फिर भागभद्र है। भागभद्र इंपॉर्टेंट है बच्चों। भागभद्र इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि वज्रभूति, धनीभूति और भागभद्र, फिर देवभूति। वज्रभूति जैसे हमने बात किया, वज्रभूति, धनीभूति, इसके बाद भागभद्र और देवभूति। देवभूति इस वंश का अंतिम राजा है। देवभूत शुंग वंश का अंतिम राजा। यहाँ पर एक मिस हो रहा है, नहीं याद आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह कहा जाता है कुल 10 राजा थे जिसने शासन किया है। उसमें राजनैतिक उपयोगिता किसी की खास दिखाई नहीं देती। वसुमित्र ने यवनों को इसने पराजित किया था, ये उपलब्धि के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये राजा हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, कभी कभी टाइटल पूछ ली जाती है। कभी कभी आपके
टाइटल पूछ, हाँ 2 चीज़ें मिस कर रहा हूँ, एक चीज़ और बताना है। यहाँ पर आया था ना भागभद्र का नाम आया, तो भागभद्र के विषय में ये बताना था कि अगर आपको याद होगा तो इसी समय तक्षशिला में हिंदवन शासक था जिसका नाम था एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स याद आ रहा बच्चों? एंटियालकिड्स ये कहाँ का शासक था? तक्षशिला का, तक्षशिला का शासक था। और आपको जहाँ तक याद होगा इसी के दरबार से एक दूत आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। और जब हेलियोडोरस हिंदुस्तान में आया तो यह हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? भागभद्र के दरबार में आया था। ठीक है, उस समय शुंग राजा कौन था? भागभद्र था। और यह हेलियोडोरस सीधे कहाँ गया था? विदिशा। विदिशा कहाँ है? एमपी में। विदिशा में जाकर एक स्थान है बेशनगर, बेशनगर में इसने एक अभिलेख अंकित किया जिसे कहा जाता है गरुड़ स्तंभ। जिसे क्या कहते हो आप? गरुड़ स्तंभ कहते हैं। और यह गरुड़ स्तंभ जो है कहा जाता है कि भागवत धर्म का पहला अभिलेखी प्रमाण है। ये गरुड़ स्तंभ जो है बच्चों भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ पर है? विदिशा के बेशनगर में। किसके द्वारा स्थापित हुआ था? हेलियोडोरस के द्वारा। हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? भागभद्र के दरबार में आया। कहाँ से आया था? एंटियालकिड्स के दरबार से आया था, जो कहाँ का राजा था? तक्षशिला का राजा था। ठीक है, तो ये तो रही शुंग वंश की राजनीतिक उपलब्धि। हाँ, मैं बात कर रहा था किसकी? एक चीज और बताना था आपको। हाँ, उपाधि, टाइटल की चर्चा मैं कर रहा था कि पुष्यमित्र शुंग की कुछ उपाधियां हैं जो अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, देखिए उपाधि, तो ये उपाधियां किसकी हैं? पुष्यमित्र शुंग की हैं बच्चों। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग की उपाधि है। ठीक है, कहा जाता है इसकी एक उपाधि है सेनानी। इसे सेनानी कहते हैं, इसे हम सेनापति कहते हैं, इसे हम 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ कर्ता, इसको संस्कृत में इसका कुछ और नाम है, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर सेट हिट नहीं कर रहा है, उसका कुछ और संस्कृत में नाम है। ठीक, नहीं दिमाग में आ रहा है। अगला है उद्भज्य। उद्भज्य मतलब होता है जो बहुत जल्दी विकास करे। ठीक है, और एक नाम है इसका संकर्षण। संकर्षण, ये इसकी उपाधियां बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कभी। ठीक है, तो कहा जाता है कि उद्भज्य, उद्भज्य का मतलब होता है अचानक उठने वाला। अचानक उठने वाला। अचानक उठने वाला कहते हैं। ठीक है, सेनानी, सेनापति, 2 अश्वमेध यज्ञ कर्ता, उद्भज्य और संकर्षण, ये टाइटल है किसकी? पुष्यमित्र शुंग की। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आज देखिए आपको हम बता दें, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक, और आपके लिए सबसे बड़ा जो ये मोबाइल चार्जर में, तो आज एक बार हम आपको बता दें फिर से कि मैं आपके लिए बच्चों, अभी हमने कहा कि 2 क्लास, जैसे आज की क्लास में हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में बच्चों पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस किया हमने, और यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है बच्चों आपके, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है समाज और संस्कृति से। तो समाज और संस्कृति ये 2 सेक्शन बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं मौर्योत्तर काल के। तो कम से कम आपको 2 क्लास हम जो है यहाँ पर मौर्योत्तर काल की समाज और संस्कृति से लेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको किसी भी तरह मिस मत करिएगा। ये पहली सूचना है
आने वाली 2 क्लासें मौर्योत्तर काल के सबसे इम्पोर्टेंट होगी। इसके बाद एक दूसरी जानकारी हम आपको दे दें कि 9 या 10 तारीख से यानी मंगलवार या बुधवार से बच्चों हम आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हमारी प्लस पे स्टार्ट हो रही है। ठीक, आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर वहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास बच्चों स्टार्ट हो रही है और इसके साथ साथ एक क्लास जो है वो आंसर राइटिंग की होगी। ठीक, तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक, जुड़ने के क्या प्रॉफिट है, मैंने बार बार बताया है कि जो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी वो चीज़ें आपको इस क्लास में नहीं मिल पाई। यहाँ आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और इसकी प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी, यानी एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपको दूंगा। और इसके साथ साथ फिर वर्ड हिस्ट्री स्टार्ट होगी, वर्ड हिस्ट्री के बाद फिर IR और AC जो होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप हमारे रेफरल कोड SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है, और अगर हमारे रेफरल कोड के थ्रू बच्चों आप लोग जुड़ते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। ठीक है, और जो चैनल है जो सर्च करना आपको वो है अनअकैडमी UPSC CSC। ठीक है, इस चैनल को आप सर्च करिए, प्लस चैनल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे नाम को आप लोग सर्च कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जो है हमारे कोड का अगर उपयोग करते हैं तो 10% की आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, ये बच्चों आप लोग ले लीजिए इसको जो है, और जल्द से जल्द आप जुड़ने की कोशिश करिए। 9 तारीख या 10 तारीख से, कल हम एकदम एग्जैक्ट बता देंगे किस तारीख को स्टार्ट हो रहा है। तो सारा सेगमेंट हमने बना लिया है। ठीक, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ठीक है, मेंस के पर्पज से होगा ये क्लास। तो वहाँ पर हम इसको जो है आसानी से कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक, कैसे हम एक दूसरे को जोड़ते हैं, कैसे हम इसको करंट से जोड़ेंगे, कैसे मॉडर्न के सेक्शन को वर्ड से जोड़ेंगे, कहाँ पर कैसे जोड़ना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये रेफरल कोड मेरा बच्चों आप लोगों से उम्मीद है कि आप खुद और आप अपने यार मित्र जो भी हैं उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए मैं कुछ अच्छा और अच्छे से अच्छा कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए, शुभ रात्रि और बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। ठीक है बच्चों, चलिए।